नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बंगाल में और असम में दोनों जगह चुनाव चल रहा है। 1 घंटा तकरीबन बचा हुआ है और वहां का हाई परसेंटेज जो वोटर का है वो साफ बताता है कि लोगों की भागीदारी चुनाव में किस तरह है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव जिस तरीके से बंगाल और असम में चल रहा है वो इसको किस तरह से देखते हैं। बंगाल की अगर बात करें नंदीग्राम की, तो ममता बनर्जी एक तरफ विक्ट्री साइन दिखाती हैं और दूसरी तरफ तमाम जो एजेंसीज हैं उस पर आरोप लगाती हैं। सीआरपीएफ पर कहती हैं अमित शाह के इशारे पे काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन पर भी उसी तरह का आरोप लगाती हैं और साथ ही साथ वो गवर्नर को फ़ोन करती हैं जिनका कोई रोल इलेक्शन में होता नहीं है। तो ममता बनर्जी का जो ये बिहेवियर है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये उनकी जीत की तरफ इशारा है या वो थोड़ा जो चुनाव में उनका परफॉर्मेंस है उससे वो थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। देखिए, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि ममता बनर्जी नर्वस नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के बतौर अगर वो बूथ बूथ जाके घूमेंगी और हर बूथ पे जाके ये पता करेंगी उनको कितना वोट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री को बांध दिया शुभेंदु ने। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि भाई जितने ममता बनी उतने शुभेंदु बंद गए, लेकिन ममता बनर्जी पिछले 9 साल से 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री कैंपेन करता है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एक दिन से ज़्यादा नहीं जाता है, पर ममता बनर्जी पिछले 5 दिन से लगातार वहाँ कैंपेन कर रही हैं और कैंपेन ऐसे हो रही है जैसे वो म्यूनिसपैलिटी का चुनाव हो रहा है कि हर बूथ और वार्ड में जाके वो पूछ रही हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी की रणनीति है कि जो शुभेंदु की जिसे कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी नंदीग्राम, वहाँ उन्होंने ममता बनर्जी को बांध दिया। ममता बनर्जी की दिक्कत ये थी कि उनकी जो राजनीतिक जीवन में जो चढ़ाव आया था वो 2007 में नंदीग्राम और फिर सिंगूर के बाद आया था। तो जिस चीज़ से चढ़ाव आया था, मुझे ये कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रही, हो सकता है कि वहीं उनका वाटरलू हो जाए। वो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी वहाँ की नायक बनी नंदीग्राम से ही, और ये बात भी सच है कि पिछले 10 साल से पूरे कंस्टिट्यूएंसी को नर्चर करने का काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे। आखिरकार ममता में वो क्यों इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने खुद शुभेंदु अधिकारी के इलाके में जाकर के और उनको चैलेंज करने की ठानी? क्या उनको ऐसा नहीं दिखा कि शुभेंदु के साथ सीधे लड़ने का मतलब, जिस कंस्टिट्यूएंसी में वो 10 साल से गायब रही हैं, वहाँ पर उनका आना जाना रहा नहीं है, तो वो उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और पूरे बंगाल को वो समय नहीं दे पाएंगे? देखिए, इसको ये ना इलेक्शन का नतीजा बताएगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वेदर शी हैज़ टेकन द बेट और नॉट। तो अगर वो जीत गई तो लोग बोलेंगे कि देखिए बात कैसे होती है, अगर वो जीत गई ममता तो तमाम टीवी स्टूडियो में बोलेंगे ममता का मास्टर स्ट्रोक, ममता ने जाके शुभेंदु को चैलेंज किया, ये बताया कि नंदीग्राम से भागी नहीं, डबल कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं लड़ी। और अगर ममता हार जाती है तो वही टीवी स्टूडियो में बोला जाएगा कि ममता की जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से में लड़ती, शुभेंदु के पास क्यों गई, शुभेंदु को तो आपने सीएम कैंडिडेट बना दिया। भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन लड़ता है? मुख्यमंत्री के खिलाफ तो प्रॉक्सी कैंडिडेट लड़ता है, ये सोच के भैया कि जैसे रायबरेली में एक वक्त पे सोनिया गांधी कोई भी कैंडिडेट दे देती थी समाजवादी पार्टी, या मुख्यमंत्री के खिलाफ वो लड़ता है जो भावी मुख्यमंत्री होता है। तो ये तो नतीजा बताएगा। लेकिन जो अगर आप मुझसे पूछें, मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने गलती कर दी, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए जो प्रायोरिटी थी वो था पूरा पश्चिम बंगाल। उन्होंने नंदीग्राम के चुनाव को अपने ईगो पे ले लिया। ईगो पे लेने का मतलब है आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। यही ममता बनर्जी खुल के कैंपेन कर रही होती, बताइए अगर पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर ममता बनर्जी होती, क्या 5 दिन वहाँ बैठी होती? क्या 5 दिन वहाँ बूथ जाती? क्या 5 दिन वहाँ बैठ के वहाँ गवर्नर को फ़ोन करती? उनको क्या अपना गोत्र याद आता? चुनाव में नहीं आता। तो निश्चित तौर पर सवाल ये उठता है कि हर बार ममता बनर्जी को ये जब भी लगा कि उनके लिए अच्छा समय नहीं है या चुनौतीपूर्ण समय है, तो उन्होंने नंदीग्राम को चुना जरूर है। और शायद यही वजह होगा कि नंदीग्राम उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा होगा, और साथ ही साथ बीजेपी जिसको बहुत ज़्यादा उभार रही थी, उनको लगा कि वहीं चुनौती दे करके क्यों नहीं धाराशाही किया जाए। ये बात और है। पर अगर दूसरे तरफ हम देखें कि बीजेपी के सियासी पिच पर ही ममता खेलने लगी। एक तरफ उनका कहना होता था माँ माटी मानुस, जैसे पूरे बंगाल को वो रिप्रेजेंट करती हैं और पूरे बंगाल की जो भावनाएं हैं वो ममता में परिलक्षित होता है, मतलब टीएमसी में होता है।
पर दूसरी तरफ आप देखें तो वो अपना गोत्र बताने लगती हैं, चंडी पाठ करने लगती हैं। ये उनके रणनीति का किस तरह का हिस्सा था या ये फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा है? देखिए, ये रणनीति का हिस्सा नहीं था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने कम से कम शायद 6 साल पहले जब ये हार गए यूपीए, तो मैं अजीत सिंह जी से मिलने गया। तो मैंने अजीत सिंह से पूछा कि भाई आपको पता नहीं था कि इतनी बुरी तरह से चुनाव हारने वाले हैं डबल डिजिट पे? मैंने कहा आपको तो पता होना चाहिए, आप तो कहाँ कहाँ से घूम के कांग्रेस पार्टी आए हैं। तो अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के पुत्र तो मेरी तरफ उन्होंने देखा, बोले कि सच बोलूं? मैंने कहा यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सच बोलेंगे, मैं तो बहुत छोटा हूं, आपसे सीखने को मिलेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता लगता, कोई सच नहीं बताता, कोई नौकरशाह सच नहीं बताता, आपके जूनियर नेता सच नहीं बताते, कोई कहता नहीं आप चुनाव हार रहे हैं कि आप नाराज़ हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को कई लोगों ने सच नहीं बताया। लेकिन जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, इशू ये है कि एक नई पॉलिटिक्स इस देश में एक्सेप्टेबल हो गई है। नई पॉलिटिक्स ये है कि अगर आप कहें कि हाँ मैं मंदिर जाता हूँ, मेरा गोत्र ये है, मेरी अरेंज मैरिज हुई, तो कोई आपको रूढ़िवादी नहीं बोलेगा, बोलेगा भाई ट्रेडिशनल आदमी है। 1950 या 60 में बोलते बड़ा बैकवर्ड किस्म का आदमी है, ये नहीं चलेगा। हमारी राजनीति में बदलाव आ गया है। 1950 की राजनीति में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो रुष्ट हो गए थे इस बात से, मुंशी से, मदन मोहन मालवीय से, सरदार पटेल से, कि सोमनाथ के जीर्णोद्धार का काम सरकारी पैसे से नहीं होगा और मंत्री नहीं जाएंगे। मुंह बनाया था उन्होंने, काम हुआ। सरदार पटेल के निधन के बाद भी सारा काम किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस देश के पहले राष्ट्रपति, वहां पहुंच गए। जब कोविंद साहब ने पैसा दिया राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए और साष्टांग हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब किसी ने कुछ बोला? क्योंकि हमारे राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। अब हमारी राजनीति में कुछ जो फैसेट्स जिसे कहते हैं, या जो हिंदू धर्म का जो भाव है, वो पब्लिकली एक्सेप्टेबल माना जाता है। ऐसा कोई बुरा नहीं मानता। अगर आप टीका लगा के जाएं तो कोई आपको अभी ये नहीं बोलेगा कि अरे आप पंडित जी आ गए मंदिर से निकल के, बोलेंगे कि आपके घर में कोई त्यौहार हुआ था या कोई हवन हुआ था। तो एक चीज़ें देखने का नज़रिया बदला है। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स हो गई है थोड़ी पुरानी। जो खेला हुए पाँव के साथ उन्होंने किया है, ये पॉलिटिक्स थी उनकी लेफ्ट के खिलाफ, कि मैं अकेली महिला वामपंथियों से लड़ रही हूँ। अब आपकी लड़ाई वामपंथियों से नहीं है, वहाँ जितना बाम है वो तो राम हो गया है। उनकी जो लड़ाई है ममता बनर्जी की, वो लड़ाई है करप्शन। उनकी होनी चाहिए थी करप्शन, रोजगार। उनकी लड़ाई होनी चाहिए थी उन तमाम मुद्दों से जो एक ग्रामीण पश्चिम बंगाल झेल रहा। बताइए, आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, कौन सी इंडस्ट्री आई है पश्चिम बंगाल में? कितनी नौकरियां दे दी आपने पश्चिम बंगाल में? कलकत्ता के अलावा कौन से बड़े बड़े मेट्रोपोलिस बना दिए? यही सब तो देखता है आम इंसान। आप गिना सकते हैं ना कि कानपुर है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, आपका बनारस है, ये बड़े शहर हो गए। आपका नागपुर है, महाराष्ट्र है, नवी मुंबई है, पुणे है, बड़े शहर हो गए। ऐसे कौन मुझे बड़े शहर बताइए पश्चिम बंगाल के। तो ममता बनर्जी एक गलती कर गई। ये चुनाव उन्होंने अपनी ईगो पे लड़ा, अपनी छवि पे लड़ा। ये चुनाव मुद्दों से भटक गया और वो आपने सही बोला, बीजेपी के पिच पे खेला उन्होंने चुनाव। भाई जब बीजेपी पैरोकार है हिंदुत्व की, तो आप तो कोका कोला लाइट हो गए ना। जब कोका कोला है और एक डाइट कोका कोला है, तो आप कोका कोला ही पियेंगे ना। तो वो कोका कोला लाइट हो गई वहाँ। ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या वो दौर जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स का होता था कि एक तरफ हिंदुत्व से जोड़ना खराब माना जाता था, दूसरी तरफ से मस्जिद जाना, उस तरह के पोशाक पहनना और तमाम धर्मों को अपीज़ करना, जो माइनॉरिटी वोट्स को अपीज़ करने की बात होती थी, वो काफ़ी चुनाव के समय में दिखता था। आपको लगता है कि ये ट्रेंड पूरी तरह से रिवर्स हो गया? दूसरा सवाल मेरा ये होगा, और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिस तरह से इसको देख पा रहा हूँ कि ममता के बारे में जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही कि ममता को प्रो मुस्लिम दिखाए और एंटी हिंदू भी साबित कर सके, बीजेपी इसमें कामयाब होती नजर आई। और जब ममता को ये लगा कि एंटी हिंदू की छवि ममता की बनने लगी है, तो ममता इस तमगा को हटाने के लिए ममता लगातार प्रयासरत होने लगी और इसीलिए अपने कोर मुद्दे से भटक गए। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ ये हुई है कि 1950-60 के बाद एक मैं कहूँगा जिस तरीके से हमारे देश में अर्बनिज्म जिसे कहते हैं शहरीकरण हुआ है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म का स्वरूप बदला है। कोई किताब का तो रिलीजन है नहीं कि जो लिखा गया 1000 साल पहले वैसे ही चलेगा। हर 200 साल में हिंदुज़म का एक प्रारूप बदलता है। हम जैसे उपनिषद का हिंदुज़म अगर पढ़ें, या अगर हम पुराने हिंदू धर्म की बात करें, तो उसमें हवन वो होती थी, वेदियाँ होती थी। उसके बाद मूर्ति पूजा हुई, उसमें भक्ति भाव है, उसमें चारवाक भी है, उसमें ये भी है कि भगवान को न मानो। तो हिंदू धर्म बदल जाता है। इसी में आर्य समाज है, इसी में दयानंद सरस्वती है, इसी में रामकृष्ण मिशन है, इसी में शैवाइट है, इसी में शाक्य है, इसी में
में वैष्णवाइट है। तो हिंदू धर्म की जो वैरायटी है, जो उसकी हेट्रोजेनिटी है, बहुत खूबसूरत है। और उसी दुख के साथ कहना होगा, उसी में जातवाद भी है, उसी में ऊंची जात है, उसी में गांधी है, उसी में अंबेडकर भी है। तो हिंदू धर्म बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक तरीके से हेट्रोजेनियस किस्म का है। हिंदू धर्म अपने आप में धीरे धीरे बदला। जो आपने मुझसे सवाल पूछा, पहले राजनीति कैसे होती थी, हम गुजरात में खाम बनाएंगे, हम ब्राह्मण मुसलमान और दलित के साथ चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इसके बीच में एक और काम हुआ, जिसे मेरा शब्द नहीं है, संस्कृताइजेशन बोलते हैं, ये सोशियोलॉजी का शब्द है, जिसमें जो निचली जातियां हैं या पिछड़ी जातियां, जो अगर करेक्ट सोशियोलॉजिकल शब्द में इस्तेमाल करूं, जिन्हें हम बैकवर्ड या शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, उनका संस्कृताइजेशन हुआ। कहने का मतलब यह है कि उनको लगा कि अब वो पिछड़ी नहीं है, उसका फायदा उस पे काम संघ ने किया और फायदा बीजेपी ने उठाया। तो उसके कारण एक ब्रॉडर हिंदू आइडेंटिटी बनी। ये फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को और यहाँ नुकसान ममता को हो गया है। अब आप बहुत कम जोड़ जाड़ के आप कॉम्बिनेशन बना के नहीं कर सकते। और आखिरी चीज़ कि ये मानना कि मुसलमान आपको वोट देगा, ये सेक्युलर राजनीति की बहुत बड़ी गलती है। ये एक खराब बात भी है कि मुसलमान वोट चाहिए पर आप उससे बात नहीं करेंगे। आप सेक्युलर कहते हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं देंगे। आप चेक कीजिए कितने कैंडिडेट्स को वोट दिया, कितने कैंडिडेट्स लड़ाए हैं मुसलमान कांग्रेस पार्टी में केरला में। आप चेक कीजिए कितने मुसलमानों को वोट मतलब कैंडिडेट बनाया है असम में। ठीक है, बीजेपी ने तो दिया नहीं। तो अदरिंग की पॉलिटिक्स बहुत खराब है। लेकिन अब ये कहना कि मुझे केवल माइनॉरिटी वोट से ही मैं बना दूंगा मेजॉरिटी सरकार, वो असंभव है। तो निश्चित तौर पर बंगाल के ये हालात थे। अब आसाम का एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि आसाम का भी वोटिंग परसेंटेज 64 के आसपास है। अब किस तरह से देखते हैं, क्या बीजेपी अपना सीट बचा पाएगी, अपनी कुर्सी बचा पाएगी? देखिए, आसाम में दो चीज़ें हो रही हैं। आसाम में एक आदमी का एम्बिशन है, उसका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। वैसे तो संघ के लोग नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन मुझे जो लगता है हेमंत बिस्व शर्मा अशोक गहलोत एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं आसाम में, राजस्थान का एक्सपेरिमेंट, कि इतनी सीटें आ जाएं कि सरकार बनाने के पास हो जाएं, लेकिन उतनी ना आए कि संघ बोले कि नहीं तुम बनोगे मुख्यमंत्री, यानी उनकी ज़रूरत बनी रहे। पहली चीज़ है। और दूसरी और आखिरी चीज़, हिंदू मुसलमान का चुनाव है बराक वैली में, और जो अपर आसाम में है उसमें बीजेपी के लिए कंसोलिडेशन। तो अगर हम मिडिल आसाम में, और अगर हम ये माने कि बीजेपी ने अपर आसाम में जो तरुण गोगोई का गढ़ होता था, जहां अहम वोट होता था, अगर वहां बीजेपी ने अच्छा किया है तो वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और वहां गलती से अगर 50-50 स्प्लिट हुआ अपर आसाम में, जिसका चुनाव हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा आसाम में। जी हाँ, तो ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री के भाषण से भी साफ नजर आया, जबकि जयनगर में उन्होंने ये कहा कि बंगाल में बीजेपी के लिए वेव है और आसाम में बीजेपी की जीत पक्की है। तो जाहिर तौर पर चुनाव का ये सिलसिला जारी है। दूसरे फेज का वोटिंग हो चुका है, अभी कई फेजेस और भी होने हैं और 2 मई को ही इसका नतीजा साफ पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी कहाँ सरकार बना रही है। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ही। धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।